हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की यह वीडियो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स जो भी मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं उनके सब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग फोर्थ सेमेस्टर में यह सब्जेक्ट होता है। और आज इस सब्जेक्ट के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हम यहाँ आपको दे रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करते हैं तो आप 100% पेपर सॉल्व कर लोगे और आने वाले पेपर में सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं वे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य टूल कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से आप क्या समझते हैं और इसके मुख्य टूल कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या है। तो देखिएगा, किसी उत्पाद को बनाने या फिर विश्लेषण करने, संशोधन करने, अनुकूलन करने या फिर संरक्षित करने एवं प्रारूपण दस्तावेजीकरण में कंप्यूटर के उपयोग की एक प्रक्रिया ताकि डिज़ाइन अभिकल्पन लक्ष्य को कुशलतापूर्वक व प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में मुख्यतः 3 प्रकार के टूल होते हैं। पहला है हमारे पास ज्यामिति मॉडलिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसको बोलते हैं जियोमेट्रिक मॉडलिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ज्यामिति मॉडलिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में। तो ज्यामिति मॉडलिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स उन मॉडलों को उत्पन्न करने और कल्पना करने में मदद करते हैं जिनका विश्लेषण बाद में किया जाता है, और इसे सामान्य रूप से कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या फिर कंप्यूटर एडेड मॉडल कहा जाता है। दूसरा है विश्लेषण एवं अनुकूलन टूल, जिसको बोलते हैं एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन टूल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकंड टाइप की। तो देखिएगा, यह विशेष एप्लीकेशन के लिए एल्गोरिदम और एक प्रोग्राम है जो पहले से ही मॉडलिंग किए गए आभासी यानी कि वर्चुअल उत्पाद पर लागू होते हैं। विश्लेषण प्रक्रिया में परिणामों को अनुकूलित करने के लिए अलग अलग विशेषताओं के साथ पुनरावृत्ति हो सकती है। और कंप्यूटर एडेड विश्लेषण और अनुकूलन की व्यावसायिक यानी कि कैड कैम में जो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है वातावरण में कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के रूप में माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास ये सिस्टम होते हैं उनको कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, तीसरा हमारे पास टाइप है प्रारूपण एवं प्रलेखन टूल। प्रारूपण एवं प्रलेखन टूल यानी कि ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन टूल। तो प्रारूपण और प्रलेखन टूल में पहले से निर्मित विश्लेषण और अनुकूलित किया जाता है, यानी कि पहले से जो भी निर्मित विश्लेषण और अनुकूलित है उसको किया जाता है। मॉडल वास्तविक परिस्थितियों में एक सुरक्षित मॉडल की गारंटी प्रदान करता है, और इस एप्लीकेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले जो सभी टूल हैं वो टूल कंप्यूटर को एडिट ड्राफ्टिंग या फिर कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग भी कहते हैं, यानी कि हम उसको कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग कह सकते हैं या फिर कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन कह सकते हैं या फिर हम सिंगल उसको ड्राफ्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट है वायर फ्रेम मॉडलिंग के लाभ और इनकी सीमाओं को समझाइए। जो वायर फ्रेम होते हैं उनकी मॉडलिंग के क्या क्या लाभ हैं और उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, इसका आपको बताना है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ वायर फ्रेम मॉडलिंग के बारे में। तो वायर फ्रेम मॉडलिंग के निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला है वायर फ्रेम मॉडल का निर्माण सरल होता है, और सेकंड है वायर फ्रेम मॉडल को सतह और ठोस मॉडल की तुलना में स्टोरेज करने के लिए कम कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है। थर्ड है वायर फ्रेम मॉडल सतह मॉडल के लिए आधार बनाते हैं, और सतह और ठोस मॉडल, देखिए सतह और ठोस मॉडल की तुलना में तार फ्रेम यानी कि जो वायर मॉडल फ्रेम है उसको पुनः प्राप्त करने, संपादित करने या फिर अपडेट करने के लिए सीपीयू को कम समय लगता है। नेक्स्ट है वायर फ्रेम मॉडलिंग में त्रुटि की संभावना भी बहुत कम होती है। तो ये थे इसके लाभ। अब बात करते हैं वायर फ्रेम मॉडलिंग की क्या क्या सीमाएं हैं। देखिए, वायर फ्रेम मॉडलिंग की निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हैं जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। पहला है जटिल वस्तुओं के लिए वायर फ्रेम मॉडल को बनाना बहुत कठिन और समय लेने वाला होता है। सेकंड है वायर फ्रेम मॉडल को निर्माण के लिए ठोस मॉडल की तुलना में अधिक इनपुट डेटा की आवश्यकता होती है। और थर्ड है जटिल वस्तुओं के तार फ्रेम मॉडल दर्शकों को
जो समझने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करते हैं। वायर फ्रेम मॉडल के साथ बड़े पैमाने पर आयतन, जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान आदि जैसे गुणों की गणना करना संभव नहीं है और वायर फ्रेम मॉडल इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के दृष्टिकोण से सीमित उपयोग में आते हैं। तो ये थे वायर फ्रेम मॉडलिंग की सीमाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 5 नंबर में क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए एक रेखा PQ है जिसके अंतिम बिंदु P 2 और 1 है और जो Q है वो 7 और 6 है। जो इसके निर्देशांक दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट वो आपको यहाँ पर मिले हैं और x दिशा में 3 इकाई और y दिशा में 4 इकाई चलते हैं। तो ट्रांसलेटेड रेखा यानी कि ट्रांसलेटेड जो लाइन है उसके अंतिम बिंदु पर निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल टाइप है, आप इसको आसानी से कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग से आप क्या समझते हैं। अभी हमने पढ़ा था कंप्यूटर एडेड डिजाइन से आप क्या समझते हैं, समझाइएगा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। तो देखिए कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है इसको हम आसानी से देख लेते हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कैम जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक अनुप्रयोग तकनीक है जो विनिर्माण प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने और स्वचालित करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मशीनरी का उपयोग करती है। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग मशीन टूल्स और संबंधित मशीनरी के वर्कपीस को नियंत्रित करने के लिए करता है। अब यहाँ पर देखिए ये कैड कैम दिया रखा है, ये कंसेप्ट लगा और यहाँ पर टूल मेथोडोलॉजी, यहाँ पर क्या है प्रोटोटाइप तैयार हुआ। इस तरीके से कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करेंगे इसी पर। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जो एक CNC मशीन के लिए निर्देश कोड उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि कंप्यूटर एडेड डिजाइन सिस्टम में डिजाइन की गई जो भी आकृति है उसको काटा जा सके और आवश्यक उसको आकार जो है उसको दिया जा सके। मतलब जैसा हम चाहें वैसा आकार हम उसको दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा कि पार्ट प्रोग्राम को लिखने के तरीके को समझाइए। यानी कि जो पार्ट प्रोग्राम है उसके लिखने के तरीके को हमें बताना है। देखिए ये प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। पार्ट प्रोग्राम का निर्माण कैसे होता है उसको हमें यहाँ पर उसके तरीके को बताना। तो देखिए किसी भी पार्ट प्रोग्राम में पहला निर्देश मशीनिंग कार्य के लिए विभिन्न सेटअप स्थितियों के बारे में नियंत्रण प्रणाली को सूचित करना होता है। कोई पार्ट प्रोग्राम एक समान तरीके से ही शुरू होते हैं। निर्देशों के ब्लॉक को निम्नलिखित प्रकार से निर्दिष्ट करना चाहिए। पहला है ब्लॉक नंबर यानी कि n नंबर, दूसरा है कोऑर्डिनेट वैल्यू एब्सोल्यूट G90 और G91, तीसरा है डायमेंशनल यूनिट्स इंच और मैट्रिक यानी कि G70 और G71। टूल नंबर हो गया यहाँ पर हो गया F वर्ड और स्पिंडल स्पीड S वर्ड से हम देखते हैं और इस जो फीड फंक्शन है उसको G94 और G95 यहाँ पर हम निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम का पहला ब्लॉक निम्नानुसार दिखेगा। कौन सा? N0001 P121 G90 G70 G94 M03 S800 EOB इस तरीके से मिलता है। तो प्रत्येक ब्लॉक को EOB यानी कि एंड ऑफ ब्लॉक लिखकर समाप्त किया जाता है। जो भी ब्लॉक होगा ये EOB का मतलब है एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर हम फिगर में देखते हैं फिगर में किस तरीके से हम आपको बताएगा। देखिए प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यहाँ पर ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, यहाँ पर जो है ब्लॉक 3 है, देखिए ब्लॉक 30, यहाँ पर ब्लॉक 31 और एंड ऑफ प्रोग्राम यहाँ पर हुआ। देखिए सीक्वेंस नंबर N002 यहाँ पर इस तरीके से होगा और ये वर्ड G01 वर्ड G02 यहाँ पर X12। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा एड्रेस होगा, यहाँ पर वैल्यू पुट फाइंड होगी और यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ CNC पार्ट प्रोग्रामिंग की ये आपको जो है सभी कंप्लीटली प्रोग्रामिंग आपको बता देगी किस तरीके से। और यहाँ पर होगा प्रोग्राम स्टार्ट और यहाँ से प्रोग्रामिंग की एंडिंग जिसको बोलते हैं EOB। ठीक है, चलिए EOP यानी कि एंड ऑफ प्रोग्राम। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये CNC पार्ट प्रोग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो रोबोट को परिभाषित करना है और औद्योगिकी में जो रोबोट हैं उनके क्या क्या उपयोग है वो बताना है। तो देखिए रोबोट की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ रोबोट। रोबोट को स्वचालन के अंत रूपों में अलग करने के लिए कई औपचारिक परिभाषा विकसित की गई है। सामान्यतः रोबोट को प्रोग्रामेबल और स्वचालित मैनिपुलेटर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और यह एक विशेष प्रकार की कंप्यूटर नियंत्रित मशीन होती है जो अनेक प्रकार के कार्य कर सकती है। रोबोटिक्स से
संबंधित जो है औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यतः दो परिभाषाएं प्रचलित हैं। पहली परिभाषा है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल यानी कि यूएसए द्वारा। इसमें कहा गया है कि रोबोट एक ऐसा उपकरण है जो मानव जाति के लिए समान रूप से निर्दिष्ट कार्य को करता है या फिर लगभग एक ही ज्ञान के साथ प्रकट होता है। यहाँ पर आप देखिएगा एक रोबोट मशीन दिखाई गई है जो आप आसानी से देख सकते हैं। ये जो है एक मॉनिटर है और ये पूरा जो है कंट्रोलर है। ये रोबोट है जो ये रोबोट की एक कह सकते हैं कि भुजा दिखा रखी है और यहाँ पर ये ग्रीपर है जिससे ये जो है वर्क करता है। ठीक है, यानी कि जो मशीन है वो जो है जो काम करती है उसको हम कंपनी में जो भी मशीनिंग काम कर रही है उसको हम रोबोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो भी हमारा काम आसान बनाती है। अब देखिए दूसरी परिभाषा अमेरिका के रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट यानी कि RIA ने की है। जो यहाँ पर RIA लिखा हुआ है इसका फुल नेम है अमेरिका के रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट यानी कि RIA। ठीक है, रोबोटिक इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बुनियादी लचीलापन को वर्गीकृत कीजिए। बुनियादी लचीलापन को वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए बुनियादी लचीलापन क्या है। यहाँ पर बुनियादी लचीलापन को हम बात करेंगे तो पहला है मशीन का लचीलापन, मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मशीन फ्लेक्सिबिलिटी की, तो यह आसानी से परिभाषित किया जा सकता है जैसे जिसके साथ एक मशीन विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन के द्वारा विभिन्न प्रकार के आकारों पर विभिन्न कार्यों को संसाधित कर सकती है। तो मशीन लचीलेपन की मुख्य विशेषता में समय के साथ बदलाव होता है। पार्ट प्रोग्रामिंग में आसानी से बहुकुशल श्रमिक शामिल होते हैं तथा मशीन लचीलेपन के साथ लीड का समय भी कम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुनियादी लचीलापन यहाँ पर इस तरीके से है कि मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ से, तो यहाँ पर एग्रीमेंट फ्लेक्सिबिलिटी कौन कौन से, प्रोग्राम फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी और मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो आयतन, एक्सपेंशन, प्रोसेस और प्रोडक्ट। यहाँ पर बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो मशीन फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, मटेरियल हैंडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी और ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो तीन टाइप के फ्लेक्सिबिलिटी हैं और उनके टाइप्स निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब देखिएगा मटेरियल हैंडलिंग लचीलापन क्या है। मटेरियल हैंडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसे आसानी से माप के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके साथ जॉब को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सके और सिस्टम में विभिन्न मशीन टूल्स पर ठीक से तैनात यानी कि पोजीशन किया जा सके। ऑपरेशन लचीलापन की बात करें, ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसे आसान उपाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और जिसके साथ वैकल्पिक ऑपरेशन अनुक्रम का उपयोग किसी प्रकार के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनसी मशीन प्रणाली के लाभों को समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करिएगा। देखिए एनसी मशीन प्रणाली के लाभों को समझाइए, यानी कि एनसी मशीन प्रणाली के क्या क्या लाभ हैं उसको हमें बताना है। एनसी मशीन प्रणाली के संक्षेप में लाभ निम्नलिखित है, कौन कौन से। देखिए इसके अत्यधिक लचीलेपन के कारण मशीन का उपयोग बहुत अधिक है और इसके लीड समय बहुत कम हो गया है जिससे डिलीवरी शेड्यूल की भविष्यवाणी अधिक विश्वसनीय है। ठीक है, विशेष प्रयोजन टूलिंग जिग्स और फिक्सर्स की आवश्यकता जो है ज़्यादातर कम जो हो जाती है और निर्माण स्वचालित होने के बाद से गुणवत्ता में स्थिरता का आश्वासन दिया गया है और यह अप्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण लागत को कम कर देता है। चूंकि यह एकल मशीनिंग केंद्र यानी कि सिंगल मशीनिंग सेंटर से कई ऑपरेशन तक किए जा सकते हैं और जिससे बड़े फर्श क्षेत्र को बनाकर उसमें और पारस्परिक मशीनों को स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटर का कौशल अब महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि सटीकता यानी कि जो एक्यूरेसी जिसको हम बोलते हैं गुणवत्ता अब प्रोग्राम्स पर निर्भर होती है। यह स्क्रैप हानि और पुनः कार्य को कम कर देता है। प्रोग्राम को तेजी के साथ बनाया जा सकता है और उन्हें किसी भी समय रिकॉल किया जा सकता है यानी कि दोबारा से उसको पढ़ा जा सकता है। तेज प्रोटोटाइप का उत्पादन तेज दर यानी कि रेट से किया जा सकता है और यह विनिर्माण में लचीलापन जोड़ता है क्योंकि ऑब्जेक्ट के डिजाइन में संशोधन आसानी से किए जा सकते हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादातर सभी उत्पादन की प्रणालियां स्थितियां नियंत्रण में होती हैं और इसलिए इसमें शामिल लागतों का अनुमान काफ़ी सटीक रूप से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मशीनिंग के विभिन्न प्रकारों को बताओ, यानी कि मशीनिंग के कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मशीनिंग के प्रकार, यानी कि मशीनिंग एक विनिर्माण प्रक्रिया है जिसमें वर्कपीस से अवांछित मटेरियल से छुटकारा पाने के लिए कटिंग टूल का उपयोग करके मटेरियल को हटाकर ड्राइंग के अनुरूप आकार में परिवर्तित किया जाता है। वर्कपीस को काटने के लिए स्टॉक का एक बड़ा टुकड़ा उपयोग किया जाता है
जो आपके फिगर में दिखाया गया है, जो भी आपको यहाँ पर ये शो हो रहा है। ठीक है, पैरामीटर निर्धारण के पश्चात वर्कपीस पर ड्राइंग अनुसार कौन कौन सी मशीनिंग की जानी है और इसका चयन सावधानी पूर्वक किया जाता है। वर्कपीस पर मशीनिंग के लिए प्रक्रिया निम्न प्रकार से संभव होती है, कौन कौन सी, आइए देखते हैं। देखिए मशीनिंग के प्रकार यहाँ पर है, ये होता है, इसके ये स्लॉट होते हैं, ये पॉकेट होता है, ये हॉल होता है और यहाँ पर ये बेड होता है। इस तरीके से ये जो है हम देख सकते हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से ये फिट्स होते हैं, ये यहाँ पर फिट्स होता है और ये जो है यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाए गए हैं जो यहाँ पर ये होते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इसके टाइप की। तो शेपिंग और प्लानिंग हो सकती है, टर्निंग और बोरिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग और रीमिंग, पिसाई, चिप गठन और सरफेस फिनिशिंग, लेजर कटिंग और प्लाज्मा कटिंग। तो उपरोक्त सभी मशीनिंग की जो क्रियाएं हैं आवश्यकता अनुसार डिजाइन के अनुरूप प्रोग्रामिंग की जाती हैं और समय समय पर निर्देश भी दिए जाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं रोबोट की क्या आवश्यकता है, इसको समझाना है। रोबोट की क्या आवश्यकता है, यानी कि नीड्स ऑफ रोबोट्स। तो हम बात करेंगे रोबोट की आवश्यकता। कई कारणों से विनिर्माण जो अनुप्रयोग हैं उनमें रोबोटों का तेजी से उपयोग किया जा रहा है और विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य के स्थान पर विशेष एवं कठिन अथवा निश्चित समय पर स्वचालन के लिए रोबोट का उपयोग किया जाता है। रोबोट के उपयोग की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों में पड़ती है, कौन कौन से। पहला है ताकत, शक्ति, आकार, गति, सटीकता और पुनरावृत्ति की दृष्टि से मानव के बेहतर प्रदर्शन क्षमता के साथ रोबोट की आवश्यकता पड़ती है। बेहतर गुणवत्ता, निरंतरता के साथ सरल और दोहराव वाले जो कार्य हैं उनके लिए रोबोट मनुष्य से बेहतर हैं। रोबोट मनुष्य के उन कार्यों को करने में मदद करते हैं जो आकार, वजन, सीमा, सटीकता और पर्यावरण जैसे गर्मी, धूल, जो फाउंड्री के रूप में रसायन खानों का पता लगाने, परमाणु विकिरण और प्रदूषण आदि कार्य करते हैं। अब देखिए श्रम लागत बढ़ने से रोबोट अधिक किफ़ायती हो जाते हैं। रोबोट अपनी दक्षता और स्थिरता के माध्यम से पदार्थ धातु के उपयोग में लागत को कम करते हैं। इस प्रकार रोबोट स्वचालन और जो अपने आप चलने वाले होते हैं वे लागू करके जॉब पार्ट्स को आसानी से और तेजी के साथ निर्माण कर सकते हैं और लचीलापन उनके रिप्रोग्रामेबिलिटी के कारण होता है। बैच विनिर्माण कार्यों में हार्ड स्वचालन की तुलना में रोबोट के साथ आमतौर पर कम समय की उम्मीद की जा सकती है। यद्यपि रोबोट के ये जो सभी फायदे हो सकते हैं लेकिन वे हमेशा सभी विनिर्माण अनुप्रयोगों के साथ सबसे अच्छा विकल्प नहीं होते हैं। भले ही उनके पास क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला क्यों न हो, लेकिन वे अभी भी मानसिक कौशल और सतर्कता और मानव ऑपरेटर की शारीरिक निपुणता के अद्वितीय संयोग से मेल नहीं खा सकते। हालांकि रोबोट मानव ऑपरेटरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए सहयोग कराते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर एडेड विनिर्माण के संचालन में प्रयुक्त चरणों को समझाइए। कंप्यूटर एडेड विनिर्माण के चरण कौन कौन से हैं उनको आपको बताना है। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। तो किसी भी उत्पाद के निर्माण में उत्पाद को विभिन्न प्रक्रियाओं के और चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार उत्पाद की ड्राइंग विनिर्माण के पूर्व का अंतिम चरण जो होता है वो उत्पाद की ड्राइंग के पश्चात विनिर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के विभिन्न चरणों को दिए गए चित्र द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले है पैकेजिंग। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जियोमेट्रिक मॉडल आता है, उसके बाद प्रोसेस प्लानिंग होती है, फिर एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग होती है जो मशीनिंग होती है, उसके बाद मशीनिंग, उसके बाद इंस्पेक्शन और उसके बाद होती है पैकेजिंग, यानी कि उसको पैक कर दिया जाता है। तो कैम के चरण जो है ये ही हैं, पहले जियोमेट्रिक मॉडल, फिर प्रोसेस होता है, फिर एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग की जाती है, फिर क्या होता है उस पर मशीनिंग की जाती है, फिर इंस्पेक्शन होता है और फिर उसके जो है पैकेजिंग कर दी जाती है। कंप्यूटर एडेड विनिर्माण में सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो बुनियादी जानकारी है और वास्तव में ज्यामिति मॉडल की होती है जो कि कैड की संपूर्ण प्रक्रिया के बाद प्राप्त होता है। और इसी ज्यामिति मॉडल को कैड मॉडल से प्राप्त विश्लेषण को कैम प्रक्रिया के सभी चरणों के लिए आपूर्ति की जाती है। और इंटरफेस एल्गोरिदम जो होती है, इंटरफेस एल्गोरिदम वो कैड मॉडल से उस आवश्यक ज्यामिति जानकारी को निकालता है और इसे प्रक्रिया योजना, न्यूमेरिकल कंट्रोल, पार्ट प्रोग्रामिंग, मशीनिंग, निरीक्षण, पैकेजिंग और बाजार जैसे सभी चरणों को पूरा करता है। इसके द्वारा जो होता है कि एक वास्तविक उत्पाद होता है और उत्पाद की आवश्यकता कार्य के प्रोग्राम में प्रयोग लाई जाती है। नेक्स्ट आपके सामने है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग से आप क्या समझते हैं और इसके कौन कौन से टूल हैं। तो टूल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनिर्माण कार्य की योजना, निर्माण, निरीक्षण और नियंत्रण में कंप्यूटर के उपयोग की एक प्रक्रिया कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। अब देखिए कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के मुख्य 3 प्रकार के टूल होते हैं। पहला है कैड टूल यानी कि CAD टूल।
कंप्यूटर एडेड डिजाइन टूल। तो कैड टूल के अंतर्गत मॉडल की बुनियादी ज्यामिति जानकारी उत्पाद चक्र के कैड चरण में बनाए गए ज्यामिति मॉडल से निकाली जाती है और ज्यामिति मॉडल के आकृति आकार के बारे में आवश्यक जानकारी निकालकर मैन्युफैक्चरिंग टूल में लागू किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग टूल के बारे में बात करें तो इसके द्वारा किसी भी उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। और जैसे जनरेशन टूल में जो कंप्यूटर है वो प्रोग्रामिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, CAPP, कटर डिजाइन और औजार इत्यादि शामिल होते हैं। नेटवर्किंग टूल के बारे में बात करें तो देखिए विभिन्न मशीनों और कंप्यूटर के बीच संचार के सामंजस्य के लिए नेटवर्किंग और इंटरफेस की आवश्यकता होती है। जैसे कि किसी एक कंप्यूटर प्रोग्राम को 4 अलग अलग मशीनों को स्थानांतरण करना है तो एक रोबोट को कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रण करना होगा और कैम के प्रभावी होने के लिए संचार, कम्युनिकेशन या फिर नेटवर्किंग टूल का प्रभावी होना आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं कैड और कैम की तुलना। देखिए कैड और कैम में अंतर की बात आती है या फिर कैड और कैम में तुलना की बात आती है, तो ये एक ही क्वेश्चन है। तो कैड और कैम में तुलना या फिर कैड कैम में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो देखिए तुलनात्मक वर्णन किस पे होगा, उद्देश्य, प्रक्रिया और भी हमारे टॉपिक जो वर्ड हैं वो होंगे। सबसे पहले कैड और दूसरा कैम। ठीक है, तो देखिए उद्देश्य में कैड में 2D तकनीक, ड्राइंग और 3D मॉडल बनाए जाते हैं, लेकिन कैम में क्या होता है, मशीनिंग प्रक्रिया को डिजाइन करने के लिए 3D का उपयोग किया जाता है। प्रोसेस की बात करें यानी कि प्रोसीजर, तो कैड में 2D जो कैड में होता है वो 2D प्रिमिटिव्स के साथ स्केच तैयार किया जाता है और 3D ड्राइंग में मॉडल को मापों के अनुसार डिजाइन करते हैं। लेकिन मशीनिंग में क्या होता है, मशीनिंग के लिए स्वचालित और मैनुअल पथ तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए सॉफ्टवेयर के जो तुलना होती है वो क्या है, देखिए ऑटोडेस्क होती है, ऑटोकैड होती है, वर्क सॉलिड एज होती है और जो होती है CRO होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एज कैम, NX कैम और मास्टर कैम। लाभ के बारे में बात करें तो कैड के द्वारा सटीक और तेज ड्राफ्टिंग आलेखन तैयार कर सकते हैं और बिना कैड और कंप्यूटर की सहायता से 3D मॉडल स्तंभ नहीं है। कैम में विनिर्माण की सभी प्रक्रियाएं स्वचालित होती हैं। हानि की बात करें यानी कि डिसएडवांटेज की, तो हानि भी इसमें होती है। जो कैड का सॉफ्टवेयर महंगा होता है तथा इसका प्रयोग आसान नहीं होता और कुछ समय पश्चात इसका डेटा स्वतः ही मिट जाता है अगर आपने इसको सुरक्षित नहीं किया तो। ठीक है, कैम में क्या होता है, कैम में भी सॉफ्टवेयर व प्रोग्राम महंगी होती है और इसका संचालन के लिए कुशलता यानी कि जो कुशल संचालक है उसकी आवश्यकता होती है और इसकी क्षमता कैड मॉडल पर निर्भर करती है कि कैड का मॉडल किस तरीके का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्यामिति मॉडल की मुख्य विशेषताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा ज्यामिति मॉडल की मुख्य विशेषताएं। तो ज्यामिति मॉडल की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी, आइए देखते हैं। ज्यामिति मॉडल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है, जैसे ही एक ज्यामिति मॉडल को गणितीय रूप में संरक्षित या फिर संग्रहित किया जाता है तभी ऑब्जेक्ट से संबंधित जो किसी भी प्रकार का डेटा है वो मॉडल में संग्रहित हो जाता है। दूसरा है, ज्यामितीय मॉडलिंग के माध्यम से मॉडल वास्तविक वस्तु की सच्ची प्रतिकृति बनाना है। जब मॉडल को गणितीय रूप में संग्रहित किया जाता है तब मॉडल में संशोधित को निम्न संचालन के द्वारा संशोधित किया जाता है, जैसे मूव, रोटेट, स्केल, मिरर, यूनियन इत्यादि। ज्यामिति मॉडल का उपयोग किसी वास्तविक वस्तु के विभिन्न गुणों का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है, जैसे द्रव्यमान, आयतन, जड़त्व, आघूर्ण आदि के लिए। ज्यामिति मॉडल का उपयोग कैम सॉफ्टवेयर के द्वारा संचालित निर्माण के लिए पूर्ण टूल पाथ बनाने में किया जाता है। ये बात हुई ज्यामिति मॉडल के मुख्य विशेषताओं के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनसी मशीन प्रणाली की हानियां क्या क्या हैं वो आपको बतानी है। डिसएडवांटेज ऑफ एनसी मशीन सिस्टम। तो यहाँ पर बात करेंगे तो एनसी मशीन प्रणाली की संक्षेप में निम्नलिखित हानियां देखेंगे। पहला है, एनसी प्रणाली में उपकरणों की अपेक्षाकृत उच्च प्रारंभिक लागत होती है और इसमें उच्च प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता ज्यादा होती है। प्रोग्रामिंग की आवश्यकता और लागत के लिए प्रशिक्षित और उच्च कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और कुशल व्यक्तियों को खोजना और काम पर रखना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। क्योंकि एनसी मशीनें एक जटिल प्रणाली होती है, इसलिए इसे ब्रेकडाउन और रख रखाव के लिए उच्च निवेश की आवश्यकता होती है और इसमें एनसी मशीन पर काम करने वाले व्यक्ति की विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्पादन में प्रयोग होने वाले प्रमुख रैपिड प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी को बताइएगा। देखिए, उत्पादन में प्रयोग होने वाले प्रमुख रैपिड प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे प्रमुख आरपी टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि मेजर आरपी टेक्नोलॉजी। फर्स्ट है फोटो मास्किंग या फिर सॉलिड ग्राउंड क्यूरिंग और तकनीक, यानी कि फोटो मास्किंग और सॉलिड ग्राउंड क्यूरिंग टेक्निक है। बात करेंगे परतदार वस्तु विनिर्माण के बारे में, यानी लिमिटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग LOM। स्टेरियो लिथोग्राफी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग और चयनात्मक लेजर
सिटरिंग हो जाएगा थर्मोजेट प्रक्रिया, और 3D प्रिंटिंग और 3D प्रिंटिंग के बारे में बात करें तो आगे हम बताएंगे, और बैलिस्टिक कण निर्माण के बारे में। ठीक है, तो प्रमुख आरपी टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर आपको बता दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैड कैम के लाभ के बारे में। देखिए कैड कैम के लाभों को समझाइए। कैड कैम के लाभ क्या क्या हैं? पहला है बाजार की जरूरतों और मांगों को आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है और विश्लेषण किया जा सकता है, और वैचारिक डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए बहुत तेजी से संचार किया जा सकता है। सेकंड है कैड डिजाइनिंग और उत्पादन का सबसे तेज और सटीक तरीका है। कैड के द्वारा इंजीनियरिंग की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को कम करने के में मदद मिलती है, और कैड के द्वारा इंजीनियरिंग की व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं उसको हम क्या कर सकते हैं कि सॉल्व करने में जो भी हमारे पास परेशानी होती हैं, व्यक्तिगत परेशानियां होती हैं, उनको पूरा करने में आसानी होती है। कैड के द्वारा डिज़ाइन की गुणवत्ता में सुधार आता है और किसी भी कंपोनेंट को उसकी समरूपता के अनुसार डिज़ाइन किया जा सकता है, यानी कि उसके जो है एक तरीके से बोलते हैं उसके जैसा बनाया जा सकता है। कैड उन्नत ग्राफिक्स की क्षमता का उपयोग करता है और किसी भी मॉडल के एक वास्तविक उत्पाद के रूप में कल्पना की जा सकती है। कैम के प्रयोग से उत्पाद की योजना, प्रक्रिया और आयोजित मशीनिंग के द्वारा उत्पाद की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट की, तो कैम जो इन्वेंट्री है, ठीक है, कैन इन्वेंट्री शिपिंग और फोरकास्टिंग की अच्छी योजना के कारण उत्पाद की उत्पादकता को सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। कैम के उपयोग के कंप्यूटर एडेड कंट्रोल और निगरानी के कारण ऑर्गेनाइजेशन में जो खराब उत्पादक है उसको कम किया जा सकता है। कैड कैम की सहायता से उत्पाद को बाजार में अतिशीघ्रता से लाया जा सकता है, जैसा कि हम जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतहों के विभिन्न प्रकार को समझाइए। सतहों के विभिन्न प्रकार यानी कि सतहों में भिन्न प्रतिनिधित्व के रूप जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सतहों को कई रूपों में वर्गीकृत किया गया है। सतहों को विश्लेषणात्मक और सिंथेटिक सतहों, पैरामीट्रिक या फिर गैर पैरामीट्रिक सतहों और निहित और स्पष्ट सतहों के रूपों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले विश्लेषणात्मक सतह, तो एक ऐसी सतह है जिसके लिए मानक विश्लेषणात्मक समीकरण उपलब्ध होती है। एक तल एक सरल प्रकार का विश्लेषणात्मक वक्र होता है। रूल्ड सतह, रिवोल्यूशन की सतह आदि विश्लेषणात्मक रूपों में कुछ अन्य उदाहरण हैं। जैसे सिंथेटिक सतह बात करते हैं सिंथेटिक सतह की, तो एक ऐसी सतह है जिसको दिए गए डेटा पॉइंट या फिर ज्यामितीय स्थितियों के अनुसार अनुमान या फिर प्रक्षेप, जैसे ज्यामितीय स्थिति है उनके अनुमान के अनुसार या फिर प्रक्षेप के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है। और बेजियर सतह यानी कि बेजियर सतह होती है सिंथेटिक सतह के सबसे अच्छा उदाहरण है जो बेजियर सतह है। ऐसी सतह जो इंट्यूशनल, ठीक है, इंट्यूशनल डिजाइनों के साथ उत्पन्न होती है, ठीक, इंट्यूशनल डिजाइनों के साथ उत्पन्न होती है, और इन सतहों को उनके लचीलेपन के कारण मुक्त रूप से सतह भी कहा जाता है। मुक्त रूप से जाना जाता है और मुक्त रूप सतह कहा जाता है। पैरामीट्रिक सतह के बारे में बात करें तो पैरामीट्रिक सतह एक ऐसी सतह है जिसका निर्माण पैरामीट्रिक उतार चढ़ाव की कार्य प्रणाली द्वारा होता है, और यहाँ दो पैरामीटर u एंड v का उपयोग पैरामीट्रिक सरफेस को दर्शाने के लिए किया जाता है। और सतह r, u एंड v को हम इस प्रकार दर्शाते हैं जैसे कि हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। r u v इक्वल टू x u v, y u v और z u v, इस तरीके से हम इसको पैरामीट्रिक सतह को दर्शाते हैं, पैरामीट्रिक सरफेस को। ठीक है, अब बात करते हैं गैर पैरामीट्रिक सरफेस, नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पर सतह निरूपण के गैर पैरामीट्रिक सतह को किसी विशिष्ट u या फिर v के रूप में व्यक्त नहीं करता है, लेकिन अन्योन्यक्षित कार्टेशियन निर्देशांक जो होता है इंटरडिपेंडेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के संदर्भ में या तो अंतर्निहित या फिर स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। निहित सतह के बारे में बात करें तो निहित रूप की सतहों को गैर संबंधित निर्देशांकों के माध्यम से दर्शाया जाता है, और मूल रूप से इसके केंद्र के साथ गोलाकार सतहों के एक निहित रूप का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, और त्रिज्या r को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है, जैसे कि x² + y² + z² इक्वल टू r²। स्पष्ट रूप से बात करें तो एक्सप्लिसिट फॉर्म, तो यह सतहों के गैर पैरामीट्रिक निरूपण का एक और रूप है जहां पर कार्टेशियन निर्देशांक निम्न संबंध द्वारा परिभाषित किया जाता है। कैसे? z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, अब बात करते हैं हम एरे, मिरर और रोटेट कमांड या फिर 3D में संचालन समझाइए, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एरे, मिरर और रोटेट का उपयोग जो है ऑर्थोकैड में नकल करना, सममित छाया बनाना और ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए 2D 3D दोनों के लिए किया जाता है।
सारणी यानी कि एरे की बात करें तो आप सारणी यानी कि एरे नामक पैटर्न में व्यवस्थित होने के लिए चयनित वस्तुओं की प्रतियां बना सकते हैं, यानी कि आप एरे कमांड का प्रयोग कर अपने ऑब्जेक्ट की बहुत सी प्रतियां बना सकते हैं। जिन ऑब्जेक्ट का आप डुप्लीकेट चाहते हैं उन्हें स्रोत ऑब्जेक्ट कहा जाता है और चयन करने के बाद आप प्रबंध जो भी आपका प्रबंध पैटर्न है उसको चुनते हैं। सारणी 3 प्रकार की होती हैं, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। तो 3 प्रकार की सारणी यानी कि एरे बताए गए हैं, रेक्टेंगुलर, पाथ और पोलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, सारणी के प्रत्येक ऑब्जेक्ट को सारणी आइटम कहा जाता है जो कई ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। हम सारणी स्रोत ऑब्जेक्ट होने के लिए एक ब्लॉक भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। पाथ सारणी के लिए रेखा, पॉलीलाइन, 3D पॉलीलाइन, स्प्लाइन और हेलिक्स, चाप, वृत्त या फिर गोला सभी पाथ के रूप में होते हैं। 3D सारणी कार्यक्षमता को एनहांस्ड सारणी कमांड के जो है बदल दिया जाता है और जो आपको एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव 2D 3D आयताकार पथ या फिर ध्रुवीय सारणी बनाने की अनुमति देता है। 3D सारणी विरासत व्यवहार को बनाए रखती है और 3D आयताकार सारणी के लिए कॉलम और पंक्तियों के अलावा आप Z दिशा में भी स्तरों को संख्या निर्दिष्ट कर सकते हैं। खाली जगह में किसी भी 2 बिंदुओं के साथ घुमाव की धुरी जो है निर्दिष्ट कर सकते हैं और पूरे चयन सेट को जो भी आपने चयनित किया है उस सेट को सारणी में एकल तत्व के रूप में जाना जाता है। एरे में आयताकार ऑब्जेक्ट के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। सबसे पहले सारणी के लिए ऑब्जेक्ट का चयन करते हैं और रेक्टेंगुलर या फिर पोलर एरे में से किसी एक को टाइप करते हैं। ठीक है, मिरर के बारे में बात करें तो हम एक सममित दर्पण छवि बनाने के लिए एक निर्दिष्ट अक्ष के बारे में बहु वस्तुओं को क्लिप यानी कि फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप करने के बाद हम क्या करते हैं, हम मिरर छवि बनाने के लिए मिरर रेखा नामक एक अक्ष के सापेक्ष वस्तुओं को फ्लिप करते हैं और इस जो अस्थायी दर्पण है उस लाइन को निर्दिष्ट करने के लिए 2 बिंदुओं का चयन करते हैं और मूल वस्तुओं को मिटाया जाए या फिर बरकरार रखा जाए, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। मिरर 3D के साथ हम एक निर्दिष्ट तल में वस्तुओं को मिरर कर सकते हैं। मिररिंग तल निम्नलिखित में से एक हो सकता है, जैसे कि एक प्लेन ऑब्जेक्ट का तल हो सकता है, वर्तमान UCS का XY YZ XZ तल जो एक निर्दिष्ट बिंदु से गुजरता है वह हो सकता है, या 3 निर्दिष्ट बिंदु 2, 3 और 4 द्वारा परिभाषित तल हो सकता है। देखिए मिरर कमांड के लिए प्रक्रिया कौन सी होती है। सबसे पहले हम क्लिक होम टैब को क्लिक करेंगे, फिर मॉडिफाई पैनल और फिर 3D मिरर। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू मिरर यानी कि स्पेसिफाई 3 पॉइंट टू डिफाइन ए मिरर प्लेन, और फिर क्या करेंगे हम प्रेस एंटर टू रिटेन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और एंटर Y टू डिलीट देम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में इस प्रकार के मिरर कमांड से ऑब्जेक्ट का निर्माण पूर्ण होता है। और मिरर कमांड के लिए जो हमारे फिगर यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट मिरर, ये हो गया हमारे पास डिफाइनिंग और यहाँ पर मिरर प्लेन रिजल्ट है। ठीक है, अब देखिए रोटेट क्या होता है। देखिए रोटेट में हम अपने ऑब्जेक्ट को एक निर्दिष्ट आधार बिंदु के आसान अपनी जो बिंदु के आसपास जो है अपनी ड्राइंग में ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं और जिसमें हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट सही कार्य करेगा या नहीं। रोटेशन के कोण को निर्धारित करने के लिए हम कर्सर की सहायता से कोण का मान दर्ज कर खींच सकते हैं जो भी हमें वैल्यू चाहिए, या फिर रोटेट करा सकते हैं, या फिर निरपेक्ष जो कोण है निरपेक्ष कोण में संरेखित करने के लिए एक संदर्भ कोण यानी कि एब्सोल्यूट एंगल निर्दिष्ट कर सकते हैं। 3D में ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए हम रोटेट या फिर रोटेट 3D कमांड का प्रयोग करते हैं और रोटेट के साथ हम एक निर्दिष्ट बिंदु के आसपास ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं। रोटेशन की घूमी जो धुरी है वो आधार बिंदु से गुजरती है और वर्तमान UCS से Z अक्ष के समांतर है। रोटेट 3D के साथ हम रोटेशन के अक्ष के 2 बिंदुओं का उपयोग करके निर्दिष्ट कर सकते हैं और रोटेशन कमांड के लिए विनिर्देश चरण दर चरण निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से, देखिए रोटेशन के 3 चित्र दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यह ऑब्जेक्ट टू रोटेट सेलेक्टेड और यहाँ पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पर है रिजल्ट। देखिए क्लिक, पहले होम टैब को क्लिक कीजिएगा, फिर मॉडिफाई पैनल और फिर रोटेट 3D को रोटेट कर दीजिए। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड रोटेट 1। रोटेट 1 में आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। स्पेसिफाई द जो स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस अबाउट विच द ऑब्जेक्ट आर टू बी रोटेट 2 and 3, यानी कि इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब देखिए सीएनसी मशीन के लाभ क्या क्या हैं, ये हमने अभी ऊपर पढ़े थे, लेकिन एक बार और इस पर नजर डालिएगा। देखिए सीएनसी मशीनों का उपयोग लगातार 365 दिन 24 घंटे किया जा सकता है और केवल कभी कभार रखरखाव के लिए बंद करने की आवश्यकता होती है। सीएनसी मशीनों को एक एक डिजाइन उत्पाद के लिए क्रमवार रखा जाता है और जिससे बाद में सैकड़ों या फिर हजारों बार एक से उत्पादों का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक निर्मित उत्पाद बिल्कुल एक जैसे होते हैं। सीएनसी मशीन के संचालन के लिए केवल अनुभवी इंजीनियरों की आवश्यकता होती है और मशीनों को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में सुधार करने सीएनसी मशीनों को अपडेट किया जा सकता है। आधुनिक डिजाइन सॉफ्टवेयर डिजाइनर को अपने विचार के निर्माण का अनुरूप यानी कि सिमुलेटेड करने के जो अनुमति है वह देता है और इसमें प्रोटोटाइप का या फिर मॉडल बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। इससे समय और धन की बचत होती है और यह अनुभवी ऑपरेटर कई सीएनसी मशीनों को देखकर यानी कि एक ही अनुभवी ऑपरेटर कई सीएनसी को मशीन की देखरेख कर सकता है, उन मशीनों को चला सकता है और कभी कभी केवल काटने वाले औजार को बदलने की आवश्यकता पड़ती है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रैपिड प्रोटोटाइप क्यों आवश्यक है और इसके स्टेप्स बताओ। देखिए रैपिड प्रोटोटाइप क्यों आवश्यक है आप जानेंगे। देखिए अब क्या है कि उत्पाद डिजाइनर केवल कंप्यूटर मॉडल या फिर लाइन ड्राइंग की बजाय एक नए पार्ट्स या फिर उत्पाद डिजाइन का भौतिक मॉडल रखना पसंद करते हैं। प्रोटोटाइप बनाना डिजाइन में एक अभिन्न अंग है। एक वर्चुअल प्रोटोटाइप कैड सिस्टम एक पार्ट डिजाइन का कंप्यूटर मॉडल डिजाइन के लिए पर्याप्त रूप से पार्ट्स की कल्पना करने के लिए पर्याप्त ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रोटोटाइप बनाने के लिए आरपीटी का उपयोग करते हुए डिजाइनर नेत्रहीन होते हुए भी इसकी जांच कर सकते हैं और शारीरिक रूप से इस भाग को महसूस कर सकते हैं तथा इसके गुणों और कमियों का आकलन कर सकते हैं। आरपी किसी पार्ट को घंटों या फिर दिनों में बनाने की अनुमति देता है और यह देखते हुए कि कैड सिस्टम पर पार्ट्स का कंप्यूटर मॉडल तैयार किया गया है। क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आरपीटी में कदम यानी कि स्टेप्स और आरपीटी में के कदम कौन कौन से हैं, स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो देखिए इस तकनीक में हम आरपीटी के माध्यम से एक अच्छे उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं और आरपीटी के मुख्य स्टेप्स निम्नलिखित कौन कौन से पार्ट्स के कैड मॉडल का निर्माण करता है। कैड मॉडल को स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज एसटीएल प्रारूप में बदलना और एसटीएल फाइल को छोटे छोटे अनुभागों में विभाजित करना, परत दर परत पार्ट का निर्माण करना और पोस्ट प्रोसेसिंग फिनिशिंग और ज्वाइनिंग करना भी इसके स्टेप्स में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट प्रोग्राम को लिखने के तरीके को समझाइए। देखिए पार्ट प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तो किसी भी पार्ट प्रोग्राम में पहला निर्देश मशीनिंग कार्य के लिए विभिन्न सेटअप स्थितियों के बारे में नियंत्रण प्रणाली है उसको सूचित करना होता है और कई पार्ट प्रोग्राम एक समान तरीके से ही शुरू होते हैं। निर्देशों के ब्लॉक को निम्नलिखित प्रकार से निर्दिष्ट करना चाहिए। कौन कौन से देखिए, पहला है ब्लॉक नंबर यानी कि एन नंबर, दूसरा है कोऑर्डिनेट वैल्यू एब्सोल्यूट G90 और G91। डायमेंशनल यूनिट होता है इंच और मैट्रिक में यानी G70 और G71। टूल नंबर होता है, स्पिंडल स्पीड होता है, फीड फंक्शन होता है। ठीक है, ये हमने पहले बता ही दिया था। आगे चलते हैं। देखिए रैपिड प्रोटोटाइप से आप क्या समझते हैं। रैपिड प्रोटोटाइप से आप क्या समझते हैं ये भी आपको जो है बता दिया गया है। रैपिड प्रोटोटाइप क्या होता है और इसके विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जो है देख लेने हैं। इन क्वेश्चनों से बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। सभी क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे तो आप अच्छा मार्क्स इस पेपर में ला सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।